ये सुन आदित्य अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर उसके हाथ से ले रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जितने जोर से आदित्य रूम का दरवाजा बंद करता है उससे असिस्टेंट घबरा जाती है और खुद में कहती है, अब समझ आया कोई सर्वेंट ये देने क्यों नहीं आ रही थी। उफ, आदित्य सर के मूड को क्या हुआ है, और वो लड़की भी नजर नहीं आ रही, कहीं दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया है। पर जितना मुझे पता है सर प्ले बॉय है और वो खुद ही एक टाइम पर बोर हो सभी को छोड़ देते, पर शायद सर को सच में प्यार हो गया हो और लड़की उसे छोड़ चली गई हो, पर ये अच्छा नहीं हुआ सर के साथ, कैसे वो लड़की छोड़कर जा सकती है, मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती। दरवाजे के पास खड़ी हो असिस्टेंट ये सब कहे जा रही थी, तभी आदित्य दरवाजा खोल उसके आधे बात को सुन कहता है, लगता है तुम्हें बहुत फिक्र है मेरा, सोना चाहती हो क्या मेरे साथ। ये सुन असिस्टेंट घबरा जाती है और झट से कहती है, नो नो सर, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी इरिटेट हो आदित्य कहता है, स्टॉप। असिस्टेंट झट से रुक जाती है, तभी कठोरता से आदित्य कहता है, मिस्टर आहूजा का मीटिंग शेड्यूल कर दो और मीटिंग किसी रेस्टोरेंट में रखो। इतना कहने के बाद वो वापस दरवाजा बंद कर देता है तो असिस्टेंट अपने सीने पर हाथ रख कहती है, बार बार बची। खुद में इतना कह वो जाने लगती है। वही आदित्य अपने रूम के अंदर शावर लेने के लिए बाथरूम चला जाता है। वही दूसरी तरफ विहान रेडी हो रहा था तभी उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को जा देखता है। रचना का कॉल आता देख वो कॉल उठा अपने कान से लगा लेता है और कहता है, हेलो। तभी रचना गुस्से में कहती है, आपने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था, कहाँ थे आप। रचना के गुस्सा करने से विहान कहता है, बेबी कल मैं एक मीटिंग में बिजी था, फिर जब मीटिंग खत्म हुआ तो बहुत रात हो चुका था, मुझे लगा तुम सो गई होगी इसलिए मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। ये सुन रचना कहती है, ओके। रचना अब गुस्सा नहीं है, वैसे मुझे कुछ बताना था। रचना के इस बात को सुन विहान सवाल करता है, क्या बताना था। इस सवाल को सुन वो झट से उसे कल का सब कुछ बताने लगती है। जब विहान को पता चलता है जय का भाई वापस आ गया है तो उसे ये जान अच्छा लगता है। वही रचना कल जय और विराज के साथ जो वक्त बिताई थी उसके बारे में मुस्कुराते हुए बताए जा रही थी, तभी रचना के रूम का दरवाजा नॉक होता है तो वो कहती है, विहान 2 मिनट होल्ड करिएगा। इतना कहने के बाद जा दरवाजा वो खोलती है तो सामने विराज था। विराज को देख मुस्कुराते हुए रचना कहती है, भैया आप। तभी विराज कहता है, रचना मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुन रचना कहती है, हाँ भैया आप अंदर आइए। तो विराज अंदर आ जाता है। वही विहान को ये आवाज जाना पहचाना सा लग रहा था। वो कॉल पर सारी बातें सुन रहा था। वही विराज रचना के साथ रूम के अंदर आ बेड पर बैठ जाता है। तभी विराज कहता है, रचना मुझे पता है तुम जय का हमेशा बहुत ख्याल रखती हो, पर क्या थोड़ा और ख्याल रखोगी। मैं अभी थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, इसलिए चाहता कि तुम जय के साथ कॉलेज जाओ और उसके साथ ही वापस भी आओ। मुझे पता है मेरे जाने के बाद जय बहुत मैच्योर हो गया है, पर उसे लोगों का समझ अभी भी नहीं है, पर मेरी लिटिल सिस्टर में अच्छे से है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आदित्य से तुम और जय दोनों ही दूरी बनाकर रखना। ये सुन विहान जो कॉल पर था वो अपने मन में सवाल करता है, क्या ये आदित्य को जानता है। वही रचना कहती है, पर क्यों भैया, आदित्य भैया तो हमारी हेल्प किए है कई बार। रचना की बातों को सुन विराज अपने हाथ को रचना के सिर पर रख कहता है, रचना जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम और जय आदित्य के क्लोज जाओ। विराज की बातों को सुन रचना कहती है, किसी और ने भी मुझसे ये बात कहा था, पर क्यों, आदित्य भैया ने ऐसा क्या किया है। इस सवाल को सुन विराज एक गहरी सांस भर कहता है, आदित्य ने कुछ नहीं किया है, बस वो बहुत सेल्फिश है। उसे लोगों के फीलिंग्स का कोई कदर नहीं है, ना ही इंसान का। वो इंसान को खिलौने की तरह ट्रीट करता है। अगर काम का खिलौना है तो काम कर अपने जिंदगी से फेंक देगा, और अगर खेलने के लिए है खिलौना तो उसे खेलकर छोड़ देगा। अब तुम समझदार हो, मेरी बातें समझ गई होगी। मुझे काम है, जाना होगा, मैं रात को आऊंगा। ओके। ये सुन रचना ओके कह देती है। वही विराज खड़ा होता है पर आगे ना बढ़ रचना की तरफ देख कहता है, रचना अभी एग्जाम पर फोकस करो। दिन भर जिसका कॉल आने का वेट करती हो उस पर नहीं। लाइफ में कुछ साथ हो ना हो पर टैलेंट हमेशा साथ होता है। बाकी डेट जिससे कर रही हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं वो ध्यान रखना। बाकी कभी वो तुम्हारा दिल तोड़े मुझे कहना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये बात सुन रचना मुस्कुराने लगती है और कहती है, आपको कैसे पता चल जाता भैया। रचना के इस सवाल को सुन विराज जाते हुए कहता है, भाई हूँ तुम्हारा इसलिए। अपने बात को कह वो चला जाता है। तभी रचना को याद आता है विहान लाइन पर है तो वो जल्दी से अपने फोन अपने कान से लगा लेती है और कहती है, सॉरी विहान। तभी विहान कहता है, सॉरी क्यों बोल रही हो, वैसे अब समझ आया तुम जय के भाई को इतना मिस क्यों करती थी। वैसे वो आदित्य को कैसे जानता है। इस सवाल को सुन रचना कहती है, मुझे नहीं पता, पर क्या सच में आदित्य भैया इतने बुरे हैं।
इस सवाल को सुन विहान कहता है, बुरा है पर नहीं भी है, पर उसका पर्सनैलिटी जज करना मुश्किल है, पर जय के भाई ने गलत भी नहीं कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दूरी बनाकर रखने को कहता था। दोनों बातें कर रहे थे तभी रचना का नज़र टाइम पर जाता है और वो झट से कहती है, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा, मैं रेडी होने जा रही हूँ। ये सुन विहान ठीक है कहता है और कॉल कट हो जाता है। तभी विहान भी रेडी हो नीचे डाइनिंग हॉल में जा बैठ जाता है तो सर्वेंट नाश्ता सर्व कर देती है और वो खाते हुए अनिरुद्ध को कॉल करता है। अनिरुद्ध अपने रूम में परेशान बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को उठा विहान का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर कहता है, हाँ विहान। तभी विहान कहता है, अनिरुद्ध क्या तुम विराज को जानते हो? इस नाम को सुन अनिरुद्ध कहता है, नाम सुना सुना लग रहा है। इतना कहने के बाद वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, विहान तुम्हें याद है, आदित्य के फ़ोन में हमेशा किसी विराज का कॉल आता था और एक दिन उसी आदमी का कॉल आया था और वो बार से बाहर निकल उससे मिलने गया था, और जब हम तीनों बाहर गए थे तो दोनों के बीच किसी बात पर बहस चल रहा था। उस आदमी ने हेट पहना था जिस कारण उसका चेहरा दिखा नहीं था, पर जैसे हम तीनों आदित्य के पास गए वो मुड़ अपने कार में बैठ निकल गया था। उस दिन को याद करते ही विहान कहता है, राइट, इसलिए मुझे आवाज़ सुना सुना लग रहा था थोड़ा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, तुम पूछ क्यों रहे थे और कहाँ सुने उसका आवाज़ तुम फिर से? अनिरुद्ध के सवाल को सुन विहान उसे सब बता देता है। तभी अनिरुद्ध हैरानी से भरे आवाज में कहता है, क्या सच में वो जय का भाई था? इस सवाल पर विहान कहता है, हाँ लगता है। दोनों इस बारे में थोड़ी देर तक बातें करते हैं, फिर कॉल कट कर वो नाश्ता कर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य रेडी हो कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। जय को देखे बिना आदित्य पागल हो गया था, ऐसा लग रहा था उसे कि उसका दिन का शुरुआत अब तक नहीं हुआ है। कुछ वक्त के बाद वो कॉलेज पहुंच जाता है। तभी जय और रचना भी पहुंच जाते हैं। तभी आदित्य अपने कार से बाहर निकल जाता है और रचना जय की तरफ जाने लगता है तो रचना आदित्य को देख विराज की ओर विहान की बातें याद करने लगती है और रचना जय के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं जय ने आदित्य को नहीं देखा था, पर जब रचना ऐसा करती है तो आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की मुझे देखकर जय को अपने साथ ले गई। अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी माही कॉलेज के अंदर आ अपने भाई को देख भागते हुए अपने भाई के पास जा सवाल करती है, भैया आप? इस सवाल को सुन आदित्य अपनी बहन को देखता है और अपने कठोर चेहरे को थोड़ा वार्म कर कहता है, हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है, मैं कार भेज दूंगा, मेंशन आ जाना। इतना कहने के बाद गुस्से में आदित्य वहां से जाने लगता है। वही माही अपने मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ? ये सवाल करने के बाद वो अपने क्लास चली जाती है। क्लास के अंदर मोक्ष, जय, रचना तीनों साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातों में ही मोक्ष को पता चला जय का भाई वापस आ गए हैं, तो ये सुन मोक्ष कहता है, हमें साथ में सेलिब्रेशन करना चाहिए। मोक्ष ये कहा था तभी महिया रचना के साथ बैठ जाती है और जय को देखती है। तभी मही कहती है, हाँ आज हम साथ में कहीं चले। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुन कोई कुछ कहता, इससे पहले मोक्ष को याद आता है उसे मनन से मिलने जाना है, तो वो कह देता है, आज नहीं कल चलते हैं, मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। ये सुन सभी एग्री करते हैं। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और सभी क्लास में ध्यान देने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। शाम का वक्त हो चुका था, कॉलेज का छुट्टी हो जाता है। फिर मही अपने भाई के भेजे कार में जा बैठ जाती है। वही जय रचना के साथ घर जाने के लिए निकल जाता है। वही मोक्ष मनन से मिलने के लिए अपने बाइक में बैठ बाइक स्टॉप का उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। कुछ वक्त के बाद रेस्टोरेंट आ जाता है तो बाइक पार्किंग एरिया में लगा। मोक्ष बाइक से उतर बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पास ही मनन खड़ा दिखता है। मनन मुस्कुराते हुए मोक्ष को देखता है, फिर कहता है, अंदर चले? तो मोक्ष हाँ कहता है। फिर दोनों अंदर जाने लगते हैं। ये बड़ा सा रेस्टोरेंट मनन के डैड का ही था, तो वो मोक्ष को वीआईपी रूम की तरफ ले जाने को था। तभी मोक्ष कहता है, क्या हम यही नहीं बैठ सकते हैं? मोक्ष के दिल में अब भी थोड़ा डर था। जब मोक्ष ये बात कहता है तो मनन उसकी तरफ देखता है। मनन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मोक्ष से कहता है, ओके। फिर दोनों जा एक शीट ले बैठ जाते हैं जहां से बाहर का व्यू साफ नजर आ रहा था और बाहर का व्यू इतना अट्रैक्टिव था कि मोक्ष का नजर बाहर ही टिक जाता है। वही आदित्य भी मीटिंग के लिए इसी रेस्टोरेंट में आया था। वो अपने कार को रोक अपने चाबी गार्ड को देता है तो वो उसके कार को पार्किंग साइड में लगाने ले जाता है। वही आदित्य रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद आदित्य प्राइवेट रूम के तरफ जाने लगता है। तभी आदित्य का नज़र मोक्ष पर जाता है तो फिर वो मोक्ष के बगल में बैठे लड़के को देखता है। उसे देखते ही आदित्य के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो खुद में ही कहता है, जिसने किडनैपिंग किया था उसके साथ ही मोक्ष अपना टाइम एक्सपेंड कर रहा है। इंटरेस्टिंग, ये तो अनिरुद्ध को पता होना चाहिए उसका लिटिल बॉय क्या कर रहा है।
इतना कहने के बाद वो दूर से ही जूम करके दोनों का साथ तस्वीर ले प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ते हुए अनिरुद्ध को फोटो सेंड करने के बाद मैसेज टाइप करता है, तुम्हारा लिटिल बॉय अपने किडनैपर से कहीं प्यार तो नहीं कर बैठा है, अपने लिटिल बॉय को कैद कर लो नहीं तो किडनैपर उड़ा कर ले जाएगा। मैसेज सेंड करने के बाद वो प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है तो रूम के अंदर मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं तो आदित्य अंदर जा अपने चेयर पर बैठ सभी को बैठने का इशारा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा एक प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहा था, पर उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल देखता है। आदित्य का मैसेज आता देख वो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर वो आदित्य के मैसेज को ओपन कर देखता है। फोटो देखने के बाद आदित्य के मैसेज को पढ़ अनिरुद्ध का चेहरा कठोर हो गया था। वो गुस्से में खड़ा हो बिना मीटिंग ओवर बोले वहां से जाने लगता है तो अनिरुद्ध के ऐसे बर्ताव से सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। वही चिराग भी, वो अनिरुद्ध के तेज कदमों को मिलाते हुए तेजी के साथ चल रहा होता है। फिर अनिरुद्ध कार के पास ड्राइवर से कार का चाबी ले कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार चला वहां से निकल जाता है। ये देख चिराग अपने बाल को खुजलाते हुए कहता है, सर को क्या हुआ है। वही अनिरुद्ध कार ड्राइव करते हुए आदित्य को कॉल करता है तो आदित्य जो मीटिंग में था अनिरुद्ध का कॉल आता देख सभी से कहता है, जरूरी कॉल है मैं अटेंड करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो साइड में चला जाता है। फिर अनिरुद्ध का कॉल अटेंड कर लेता है तो अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, किस रेस्टोरेंट में हो तुम अभी। इस सवाल को सुन आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। पता नहीं हमेशा आदित्य ही क्यों होता है। अनिरुद्ध अपने मन में ही कह गुस्से में कहता है, जो तुम्हें चाहिए। ये सुन आदित्य कहता है, फाइन, याद रखना मैं बाद में आराम से तुमसे मांगूंगा। इतना कहने के बाद वो बता देता है तो कॉल कर अनिरुद्ध उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। वही आदित्य अपने चेयर पर जा बैठ कहता है, कंटिन्यू। तो मीटिंग कंटिन्यू हो जाता है। कुछ वक्त बाद अनिरुद्ध रेस्टोरेंट पहुंच गुस्से में अपने कार से बाहर निकल जाता है। वही आदित्य टाइम देखता और कहता है, मुझे डील मंजूर है, मुझे एक जरूरी काम है, आगे बाद में बात करते हैं। इतना कहने के बाद आदित्य खड़ा हो वहां से जाने लगता है। वही सभी आदित्य को हैरानी से देखते हैं। तभी आदित्य खुद में कहता है, अब तक तो तुम आ ही गए होगे। खुद में इतना कह वहां जाने लगता है। वही अनिरुद्ध रेस्टोरेंट के अंदर आ मोक्ष के पास जाता है तो मोक्ष अनिरुद्ध को देख हैरान रहता है। वो हैरानी से उसे देखता है और खड़ा हो जाता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष का बाजू कस के पकड़ अपने करीब कर कठोरता से सवाल करता है, इसके साथ क्या कर रहे हो तुम। इस सवाल को सुन मनन खड़ा हो कहता है, मैं बस अपनी गलती का माफी मांगना चाहता था। ये सुन अनिरुद्ध घूर कर मनन को देख कठोरता से कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछा। जब अनिरुद्ध मनन को ऐसे जवाब देता है तो मोक्ष कह पड़ता है, आप मनन से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, वो तो बस माफी मांगने के लिए आखिरी बार मुझसे मिलना चाहता था। ये सुन अनिरुद्ध अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत करने का कोशिश करते हुए अपने आंखों को धीरे धीरे कर खोलते हुए कठोरता से कहता है, मोक्ष अगर यही बात था तो तुम मुझसे इजाजत क्यों नहीं लिए। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, मैं हर चीज के लिए आपसे इजाजत क्यों लूं। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में उसके हाथ को और कसके पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो मोक्ष को अपने हाथ में दर्द होने लगता है। वही पूरा रेस्टोरेंट ये देख रहा था, साथ ही अनिरुद्ध का ऐसा बर्ताव देख सभी हैरान थे। वही दूर से आदित्य ये तमाशा देखने के बाद उसका नजर मनन पर जाता है जिसके होंठों पर जीत वाली मुस्कान थी। ये देख आदित्य को समझ आ रहा था वो अनिरुद्ध और मोक्ष के बीच दूरियां लाना चाहता है। ये देख आदित्य मनन के पास जाता है। जब मनन आदित्य को देखता है तो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस सवाल को सुन मुस्कुराते हुए आदित्य उसे देख चेयर पर बैठ जाता है। वही आदित्य की शैतानी मुस्कुराहट को देख मनन को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मनन को लगता है आदित्य और अनिरुद्ध के बीच दुश्मनी है, पर उस दिन आदित्य अनिरुद्ध का हेल्प कर रहा था। वही दूसरी तरफ मोक्ष को अनिरुद्ध कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल उसे अंदर धकेल देता है तो मोक्ष गुस्से में अनिरुद्ध को देख कहता है, आपको हुआ क्या है। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध उसके करीब जा उसके कॉलर को पकड़ अपने करीब कर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस लड़के से मिलने आए थे जो तुम्हें किडनैप किया था। ये सुन मोक्ष कहता है, आपको क्या, मैं कुछ भी करूं। मोक्ष के ऐसे जवाब को सुन अनिरुद्ध चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुन मोक्ष कहता है, अच्छा तो हिम्मत है तो पब्लिक करिए हमारा रिलेशनशिप, फिर मानूंगा आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, मोक्ष इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। ये सुन मोक्ष कहता है, अच्छा एक लास्ट बात पूछूं आपसे। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, हाँ पूछो। तभी मोक्ष अपने आंखों में आंसू लिए अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए सवाल करता है, क्या कोई ऐसा बात है जो आप मुझे नहीं बताए हो। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, मनन ने क्या कहा है तुमसे।
अनिरुद्ध जवाब की जगह सवाल करता है तो मोक्ष अपने आंसू पोंछ कहता है, सवाल के बदले सवाल नहीं चाहिए था, मुझे जवाब चाहिए था। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, जवाब मेरे पास नहीं है। इतना कहने के बाद वो कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वही रेस्टोरेंट के अंदर आदित्य मनन से अपने कोड आवाज में कहता है, तुम फूंक अच्छा डाल रहे हो पर मुझे नहीं लगता तुम जो हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये सुन मनन घूरकर आदित्य को देखता है तो आदित्य खड़ा हो मनन के पास जा उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए और अगर नजर डालो तो ध्यान रखना चाहिए वो है किसका, तब हासिल कर पाओगे। अपने बात को कहने के बाद आदित्य झटके के साथ उसके गाल को छोड़ जाने लगता है। वही मनन आदित्य के बातों को सुन हैरान रहता है, फिर खड़ा हो आदित्य के पीछे जाता है और सवाल करता है, मुझे पता है तुम अनिरुद्ध से नफरत करते हो, क्यों ना हम दोनों मिल कर अनिरुद्ध को रास्ते से हटा दे, हम दोनों का फायदा होगा उसके मरने से। मनन के इस डील को सुन आदित्य जो रेस्टोरेंट से बाहर निकला ही था उसके कदम रुक जाते हैं और वो हंसने लगता है। आदित्य का ऐसा हंसी मनन को समझ नहीं आ रहा था, तभी आदित्य का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो मनन की कॉलर को पकड़ अपने करीब कर उसे अपने कोल्ड नज़र से घूर कर देखते हुए कहता है, अनिरुद्ध मेरा दोस्त है या दुश्मन ये मैटर नहीं करता, तुम उसे छू कर दिखाओ तब मैं तुम्हारी जिंदगी हेल ना बना दिया तो मेरा नाम आदित्य दीवान नहीं, बाकी मोक्ष को पाने का कोशिश कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोशिश बस वेस्ट होगा। अपने बात को कहने के बाद आदित्य उसके कॉलर को छोड़ देता है, फिर वहां से जाने लगता है तो मनन अपने कॉलर को ठीक करते हुए गुस्से में कहता है, साइको कहीं का, मुझे तो लगता ही नहीं इन दोनों के बीच दुश्मनी है। इतना कहने के बाद अपने कार के पास जाने लगता है। वही आदित्य अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार से चला रहा होता है और कुछ ही वक्त में अपने कंपनी पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को मेंशन छोड़ने के बाद वहां से निकल जाता है। वही मोक्ष बस उदासी से अनिरुद्ध को देखता रहता है। तभी अनिरुद्ध कार ड्राइव करते हुए अपने मन में कहता है, मनन मैं तुम्हें जाने दिया था पर मोक्ष और मेरे बीच दूरियां लाने का रीजन तुम हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने आप में इतना कहने के बाद उसे आदित्य का ख्याल आता है तो वो आदित्य को कॉल करता है तो आदित्य जो अपने कंपनी के प्राइवेट एलिवेटर में था वो अपना फोन निकाल अनिरुद्ध का कॉल आता देख कॉल उठा कहता है, हाँ अनिरुद्ध। आदित्य के आवाज को सुन अनिरुद्ध कहता है, साथ ड्रिंक करोगे? ये सुन आदित्य के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो उसे मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल। जवाब सुन अनिरुद्ध कहता है, उसी बार में आ जाओ। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है तो आदित्य जो ऑलरेडी परेशान था जय को लेकर ड्रिंक पीना ही सही समझता है। पर जैसे ही एलिवेटर जा रुकता है तो वो वापस ग्राउंड फ्लोर का नंबर क्लिक कर देता है और एलिवेटर वापस नीचे आ जाता है तो आदित्य अपने कार के पास जा कार में बैठ कार स्टार्ट कर निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद अनिरुद्ध बार पहुंच जाता है और वो बार के अंदर जाने के बाद उसी वीआईपी रूम में जा बैठ जाता है जहां वो चारों कभी साथ बैठते थे। आदित्य भी पहुंच जाता है और बार के अंदर जा उसी वीआईपी रूम में जाता है तो अंदर जाने के बाद देखता है अनिरुद्ध पहले से ही ड्रिंक पीना शुरू कर दिया है। तो आदित्य उसके बगल में जा बैठ अपने लिए भी पैक बना सवाल करता है, मुझे क्यों बुलाए हो अपने साथ ड्रिंक करने के लिए? सवाल सुन अनिरुद्ध आदित्य को देख थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम इतने अजीब क्यों हो आदित्य? हेल्प भी करते हो, मुसीबत में भी डालते हो और नफरत भी करते हो, पर साथ भी देते हो। अनिरुद्ध के इस बात को सुन आदित्य ड्रिंक करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे जलन होता है इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। ये सुन अनिरुद्ध आदित्य की तरफ देखता है और उसके आंखों में देख सवाल करता है, क्यों? इस सवाल को सुन आदित्य ड्रिंक करते हुए ही जवाब देता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? तो अनिरुद्ध कहता है, नहीं। इस जवाब को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहता है, तुम क्यों मुझसे हमेशा आगे रहते हो? ये सुन अनिरुद्ध आदित्य को हैरानी से भरे नज़र से देखता है। अनिरुद्ध को अपने तरफ देखता पा आदित्य उसे देख गुस्से में आगे कहता है, तुम्हारे कारण मुझे दिन रात पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे सो कॉल्ड पेरेंट्स चाहते थे मैं तुमसे आगे जाऊं। वो इससे संतुष्ट नहीं थे कि मैं टॉप में रहता हूं, उन्हें मैं बस फर्स्ट पोजीशन में चाहिए था पर मैं तुम्हें बीट नहीं कर पाता था। और विक्रांत पहले मेरा दोस्त बना था पर वो मेरी जगह तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता। तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ चली गई, तुम्हें कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता होगा पर मेरा क्या, मेरे तो मॉम डैड ही मेरी जिंदगी को हेल बनाकर रख दिए थे। मुझे समझ नहीं आता मैं किसी को क्यों नहीं दिखता। अपने मॉम डैड के लिए मैं बस प्रॉफिट कमाने का मशीन हूँ और अपने दोस्त के लिए मैं वो पसंद हूँ जिसे वो तब याद करता है जब उसके पास उसका खास दोस्त नहीं होता और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं, उसे मुझे खुद से दूर करना पड़ता है। पर अनिरुद्ध, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कभी तुमसे दूर नहीं होता। मैं हर चीज़ में अनलकी हूँ पर तुम बहुत लकी हो।
अपने बात को कहने के बाद वो शराब को पीने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, लकी, सच में आदित्य, मेरी मॉम मुझे, मेरे भाई को, डैड को, सबको किसी और के लिए छोड़ चली गई। डैड ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझे और भाई को छोड़ गए। भाभी जो माँ का जगह ली थी वो भी चली गई और भाई भाभी के गम में अपने परिवार को भूल गए। और जिससे मुझे प्यार हुआ उसके पेरेंट्स मेरे वजह से मारे गए। मुझे हर पल उसके दूर होने का डर सताता है। और तुम कहते हो मैं लकी हूँ आदित्य, और बात रही दोस्त की, तो मेरे लिए तुम तीनों बहुत खास हो। विहान मेरे साथ हमेशा रहा है, पर विक्रांत के लिए दोस्ती से ज्यादा प्रॉफिट मैटर करता था। और तुम्हें तो बस जीतना आता है। कभी हार को भी एक्सेप्ट करके देखो, शायद तुम्हें वो मिल जाए जिसकी कमी तुम्हारे जिंदगी में है। अनिरुद्ध के इस बात को सुन आदित्य हंसने लगता है, फिर कहता है, मैं हार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अनिरुद्ध, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसा नहीं है। अगर मैं हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मैं अपने पेरेंट्स को उनकी जगह दिखा पाया हूँ। अब अगर हार मान लिया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। आदित्य के इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, तो हेल्प के बदले क्या जीत चाहिए तुम्हें? इस बात को सुन आदित्य कहता है, तुम हार के भी जीत कैसे जाते हो? मैं जो भी मांगू मुझे पता है मुझे जीत तुम्हारे चेहरे पर ही दिखेगा। इतना कहने के बाद सिगरेट जला उसके कस लेते हुए आदित्य आगे कहता है, पर फिर भी मैं तुमसे जीतने के लिए एक अच्छा डील रख सकता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध आदित्य के तरफ बस देखने लगता है। तभी आदित्य आगे कहता है, जो बीट होने वाला है उसे मैं चाहता विक्रांत जीते। ये सुन अनिरुद्ध आदित्य के तरफ देख सवाल करता है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? इस सवाल को सुन आदित्य हंसते हुए कहता है, फायदा तो यही है कि विक्रांत मेरे साइड है और विक्रांत जीतेगा तो मेरा फायदा निकल जाएगा। बाकी विक्रांत मेरा दोस्त है, ऑफकोर्स मैं उसे जीतते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओके, मैं तुम्हें बीट का अमाउंट बता दूंगा। आदित्य कुछ न कह ड्रिंक करने लगता है। बस तभी अनिरुद्ध कहता है, वैसे जिस डील के लिए मेरे और विक्रांत के बीच लड़ाई हुआ था उसका कारण तुम थे क्या? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर इतना भी नहीं। हाँ, विक्रांत सिर्फ मेरे साइड रहे, मैं ये जरूर चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथ रहना मतलब पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में कैप्चर करने जैसा है। पर मैं इस डील का बस हिस्सा था, क्योंकि प्रॉफिट से मुझे बहुत प्यार है। पर मैं विक्रांत को कुछ सजेस्ट नहीं किया था। तुम तो जानते ही हो विक्रांत बिजनेस माइंडेड इंसान है, वो बस प्रॉफिट देखता है। ये सुन अनिरुद्ध आगे कुछ नहीं कहता है। दोनों बस फिर कुछ और ड्रिंक करते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध को काम से एक कॉल आता है तो दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद विक्रांत अपना काम कर रहा था, पर बार बार उसके दिमाग में बस अनाया का ख्याल आ रहा था। तो वो अपने फ़ोन को निकाल अनाया को कॉल कर देता है। तो अनाया जो पढ़ाई कर रही थी, उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को उठा विक्रांत का नाम देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अपने दिल पर हाथ रख वो अपने धड़कनों को संभालते हुए गहरी सांस भर कॉल उठा। अपने मीठे बच्चों वाले आवाज़ में कहती है, हेलो। अनाया के आवाज़ को सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कर रही हो? इस सवाल को सुन अनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, पढ़ाई। जवाब सुन विक्रांत कहता है, ओह सॉरी, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये सुन अनाया झट से कहती है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। जब अनाया ये कहती है तो विक्रांत को ऐसा फील होता है जैसे उसे जो चाहिए था वो उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। फिर वो वीडियो कॉल करने लगता है तो अनाया स्क्रीन देखती है, फिर कहती है, आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, बस यूं ही। तो अनाया कहती है, 2 मिनट रुकिए। इतना कहने के बाद वो भागते हुए शीशे के पास जा अपने बालों को सेट करती है और जल्दी से अपने टी शर्ट को बदल चेयर पर जा बैठ वीडियो कॉल उठा। मुस्कुराते हुए देखती है तो विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, तुम हर तरीके से बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हें वीडियो कॉल उठाने के लिए अपने बाल सेट करने या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। विक्रांत का कॉम्प्लीमेंट सुन अनाया के गाल लाल हो जाती है और वो शर्माते हुए अपने बाल को कान के पीछे करती है। तभी उसके क्यूट से हरकत को देख विक्रांत अपने मन में कहता है, कब वो दिन आएगा जब तुम मेरे करीब होवोगी और इसी तरह शर्माओगी। वो अपने मन में इतना कहता ही है कि तभी डोर नॉक होता है तो विक्रांत आज अपने वार्म आवाज में ही कहता है, कमिंग। तभी डोर ओपन कर आदित्य केबिन के अंदर आता है तो आदित्य को देख विक्रांत समझ जाता है वो नशे में है। तो वो अनाया से कहता है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो अनाया ओके कहती है। फिर आदित्य आचेयर पर बैठ जाता है, फिर मुस्कुराते हुए सवाल करता है, तू अनाया से बात कर रहा था? ये सुन विक्रांत हाँ कहता है, फिर सवाल करता है, तू इतना ड्रिंक क्यों किया है? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, बस मन कर रहा था, वैसे अनिरुद्ध ने बी का अमाउंट बता दिया है। ये सुन विक्रांत हैरानी से आदित्य को देख सवाल करता है, पर अनिरुद्ध क्यों बताया और वो बताया है वो सही हो मुझे नहीं लगता है। विक्रांत के बातों को सुन आदित्य कहता है, ओह विक्रांत,
मुझ पर भरोसा है ना, जो मैं अमाउंट बताऊं उसे सेट करो। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके, पर अनिरुद्ध तुझे बताया क्यों? इस सवाल को सुन आदित्य साइड स्माइल के साथ कहता है, तुझे तो पता ही है मोक्ष के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, फिर ये बिडिंग अमाउंट क्या है? इतना कहने के बाद उसे सब बता देता है तो विक्रांत कहता है, तू उसके साथ ड्रिंक किया है? ये सुन आदित्य हाँ कहता है, फिर सवाल करता है, वैसे विक्रांत एक सवाल करूं? हाँ। विक्रांत के जवाब को सुन आदित्य सवाल करता है, तू अनाया से प्यार करने लगा है ना? तो अगर तेरे सामने एक कंडीशन आए कि तुझे अपने बिजनेस प्रॉफिट या अनाया में से किसी एक को चुनना है तो तू किसे चुनेगा? इस सवाल को सुन विक्रांत का चेहरा शक्त हो जाता है। वही आदित्य विक्रांत को क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा होता है। तभी विक्रांत बिना अपना वक्त जाया किए जवाब दे देता है, अनाया। जवाब सुन आदित्य सिगरेट निकाल उसे जला उसकी कस लेते हुए कहता है, क्या तुझे लगता है जिसे तू चुन रहा है अनिरुद्ध उसे तेरा होने देगा? इस बात को सुन विक्रांत कठोरता से आदित्य को देखता है, फिर अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जो मुझे चाहिए मैं पाकर रहता हूँ। जवाब सुन आदित्य कुछ ना कह बस सिगरेट की कस लेने लगता है और जय के बारे में सोचने लगता है और अपने धीमे आवाज में कहता है, तुझे कैसे पता चला कि तुझे प्यार हो गया है? इस सवाल को सुन विक्रांत आदित्य की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर कोई इमोशन तो विक्रांत को नजर नहीं आ रहा था, पर उसके आंखों में एक अलग सा एहसास विक्रांत को नजर आ रहा था। विक्रांत एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, पहली बार किसी के सामने होने से ऐसा फील हुआ है जैसे मैं एक अलग इंसान हूँ। उसको मुस्कुराता देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो मेरे पास होती है तो मुझे सुकून मिलता है, पर वो जब मुझसे दूर चली जाती है तो मुझे खालीपन सा एहसास होता है। सच कहूँ तो वो एंजल है जो मेरे डार्क लाइफ में रोशनी लाने का काम कर रही है। ये सुन आदित्य उस एहसास को याद करने लगता है जो उसे जय के साथ रहकर महसूस होता था। उसे याद करते हुए कहता है, मुझे प्यार नहीं हो सकता है। ये सुन विक्रांत आदित्य की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये वही है जिससे तुझे प्यार हो गया है पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है? ये सुन आदित्य शांत हो जाता है। तभी विक्रांत खड़ा हो शीशे के ड्रॉर के पास जा शराब और ग्लास निकाल टेबल के पास आ अपने और आदित्य के लिए ड्रिंक बना एक उसकी तरफ बढ़ा, एक खुद अपने चेयर पर बैठ शराब के शिप पीने लगता है।